Afternoon, people. Welcome back. Magnetic effects का लेक्चर सेकंड लेक्चर नंबर 2 वर्कआउट होगा अभी. लेट्स ब्रीफली ब्रश अप. हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया. सबसे पहले तो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट हमने देखा. द फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंट विच शोड दैट अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. मैग्नेटिक फील्ड को हमने नाम दिया बी बार. ओके, दैट वाज द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. And we compared and contrasted this with electric field. Electric field is produced by a stationary charge, whereas magnetic field is produced by charges in motion, charges in uniform motion. तो ये सोर्सेज देखे हमने. जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वर्क करता है वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करता है. बहुत बढ़िया इक्वेशन था उसका. नेट मैग्नेटिक फील्ड बी बार इज बी वन बार प्लस बी टू बार प्लस टक 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 प्लस बी एन बार. मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट था टेस्ला, इन ऑनर ऑफ द ग्रेट निकोला टेस्ला. दूसरा छोटा यूनिट था गॉस. 1 गॉस इज 10 रेज टू -4 टेस्ला. फिर हमने लॉरेंट्ज फोर्स देखा, अ वेरी लवली फोर्स एट दैट. लॉरेंट्ज ने कहा था कि इफ देयर इज अ चार्ज q and it is moving with velocity v bar, it's kept in electric field e bar, magnetic field v bar, तो उस पे नेट फोर्स का इक्वेशन होता है एफ बार इज एफ ई बार विच इज इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एफ एम बार विच इज मैग्नेटिक फोर्स. द फाइनल इक्वेशन बीइंग क्यू ई बार प्लस वी बार क्रॉस वी बार. देन वी ऑल्सो सॉ कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो तो फोर्स इज जीरो. वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो तो भी फोर्स जीरो. फिर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर IL bar kept in a magnetic field B bar is given as F bar is IL bar cross V bar. इसका मैग्नीट्यूड F is Bill sin theta. IL बार के ऊपर जो बार है उसको देख के लोग चौंक गए थे कि IL पे बार कैसे है, ये क्या इंडिकेट करता है. तो हमने कहा था IL बार में L बार का तो सिर्फ नाम है, हमें एक्चुअली करंट का काम है. मतलब द डायरेक्शन ऑफ IL बार इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. एंड देन वी सॉ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. वी सॉ दैट इफ वी हैड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, this magnetic field as you see is going inside the plane of the paper, and इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने किसी चार्ज को, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज जिसकी वेलोसिटी v बार इस तरफ है, ऊपर की तरफ, सो v बार एंड b बार आर परपेंडिकुलर, तो क्या करेगा वो गोल चक्कर मारेगा. इट विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड इन दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the centripetal force is going to be provided by the magnetic force. So mv square by r was equal to qvb sin 90. इसमें v कट जाता है और एक बहुत ही अप्रतिम इक्वेशन आ जाता है. रेडियस का, रेडियस r of the path is mv by qv. और इस इक्वेशन से हमने देखा कि the radius of the path is directly proportional to the speed of the particle. जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना बड़ा रेडियस होगा, क्योंकि m, q और b तो कांस्टेंट है. उसके बाद we saw angular frequency omega and we saw normal frequency nu. The equations we shall see just now. Omega was anybody qb by m, and frequency nu is qb by 2 pi m. Though we did not say it aloud at that point of time, but nu मिलने से time period भी मिल जाता है. t is 1 by nu, which is 2 pi m by qb. And since charge, magnetic field and mass are all constant, so the frequency nu is also constant, and hence time period t is also constant. अर्थात nu या t न वेलोसिटी पे न रेडियस पे डिपेंड करते हैं. तो चाहे वेलोसिटी या रेडियस कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बट द नू जितना चक्कर एक सेकंड में मारेगा, दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. दिस वाज द केस
if V bar and B bar are perpendicular. We also saw a case in which V bar and B bar were not perpendicular. This was, let us say, V bar. This was x direction, let us say this was y, and velocity कुछ इस प्रकार था V bar, और एंगल कितना था, थीटा. Oh God, बहुत जबरदस्त बात हो गई. You can see V bar is neither parallel to V bar, nor anti-parallel, nor perpendicular. ये तीनों में से कोई केस नहीं है, पर एक अलग ही एंगल पे है. तो हमने V bar के दो कंपोनेंट नक्की किए. This was V parallel and this was V perpendicular. हमने जब V parallel और V bar को देखा, we saw that ये दोनों parallel हैं, तो कोई फोर्स लगेगा नहीं. As a result, the particle will move in the x direction with constant speed. फिर हमने V perpendicular और V bar को देखा 90 है, वाह वाह, चक्कर पे चक्कर. तो इस पार्टिकल को गोल घूमना भी है और आगे भी बढ़ना है. तो पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी, पार्टिकल का पाथ कुछ इस प्रकार होगा. वो गोल भी घूमेगा, आगे भी जाएगा, गोल भी घूमेगा, आगे भी जाएगा. दिस टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड अ हेलिकल पाथ. दिस इज अ हेलिक्स. स्पाइरल ऐसा होता है जलेबी जैसा, टिंग 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 टिंग. जलेबी देखा ना आपने, खाते आप लोग. वो शुरू होता है बाहर से, घूम फिर के अंदर आके फुल स्टॉप हो जाता है. तो दैट इज कॉल्ड स्पाइरल. ये हेलिकल है, हेलिकल. ओके, सो हेलिकल पाथ था. एंड द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड in one complete revolution was called pitch. and pitch का इक्वेशन आपके सामने. एक्चुअली मैं जब जेई करूंगा ना, तब इसके ऊपर थोड़ा और विस्तार में डिस्कशन होगा. थोड़ी और क्वांटिटीज फाइंड की जाएगी. रेडियस क्या है, स्पीड क्या है, वो सब फाइंड किया जाएगा. बट फिलहाल अपना काम वो नहीं है. उन्होंने अपने को बोला सिर्फ पिच करो और निकल लो यहां से. तो हम पिच करेंगे और निकल लेंगे. पिच मतलब डिस्टेंस, इट इज स्पीड इनटू टाइम. भाई ये डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, V पैरेलल. लोग मेरे को पूछते सर V परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया. भाई V परपेंडिकुलर तो गोल घुमा रहा है, वो आगे थोड़ी लेके जा रहा है. आगे लेके जाने वाली स्पीड कौन सी है, V पैरेलल. तो पिच इज V पैरेलल इनटू टाइम पीरियड इज T. टाइम पीरियड तो दुनिया जानती है, 2 पाई m बाय QB. एंड यहाँ पे पिच का इक्वेशन हाजिर है. ओके, सो दिस वाज अ हेलिकल पाथ. फिर हमने लास्ट में वेलोसिटी सिलेक्टर का फंडा देखा. एंड वेलोसिटी सिलेक्टर में वी सॉ दैट इफ V bar, E bar and B bar are all parallel. If you remember, V bar was along the x axis, E bar was along the y axis, and B bar was along the z axis. Then the electric force Fe bar was QE j cap, and magnetic force Fm bar is minus QVB j cap. In short, electric force and magnetic force were in the positive y and the negative y directions respectively. So net force would be an addition of these two. And for net force to be zero, net force को अगर मैं zero equate कर लूं, तो इसका मतलब है V, ब्लू में लिखते हैं, ब्लू ब्लू ब्लू. तो V is E by B. अर्थात अगर पार्टिकल की वेलोसिटी is equal to the magnitude of electric field upon the magnitude of magnetic field, then the particle shall experience no net force and will pass through undeflected through both the fields. चमत्कार, दोनों फील्ड है, दोनों ही उसकी पुंगी बजा सकते हैं, पर उसकी वेलोसिटी ऐसी है E by B, जिससे उसका नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, और पार्टिकल सरसराट निकल जाता है. तो ये बात हमने देखी थी, पिच वगैरह देखा था, ये सब देखा था. Now let us move on. We shall look at the first deleted topic of this new course, but we shall do it. It is called cyclotron. Very lovely topic this. Cyclotron. सर ये क्या है, नाम तो एकदम साइकिल जैसा है, साइकिल जैसा नाम है, बट ये साइकिल जैसा है नहीं आइटम. दिस आइटम, this is a device which is used to accelerate charged particles.
और तुम पूछोगे सर चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन करके हमको क्या हासिल हो जाएगा? भाई हम जब चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हैं, हाई स्पीड बढ़ाते हैं, उसके बाद वो हाई स्पीड पार्टिकल को हम बम्बार्ड करते हैं किसी टारगेट पे, और वो टारगेट के अंदर जाके खलबली मचाता है, उसको फोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। इन शॉर्ट इट्स अ हाई स्पीड पार्टिकल एंड इट्स यूज्ड टू स्टडी द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। ये एक्चुअली बनाया था ईओ लॉरेंस ने। I'm sure you've heard of E.O. Lawrence. He was one of the heads of the Manhattan Project. The Manhattan Project, which produced the first ever atomic bombs of the United States of America, Little Boy and Fat Man, which were later dropped on Hiroshima and Nagasaki respectively. तो E.O. Lawrence ने ये साइक्लोट्रॉन डिजाइन किया था, एंड ये जस्ट एक फुकट की इंफॉर्मेशन है, बिकॉज ही डिजाइन्ड इट इन कैलिफोर्निया. इट वाज कॉल्ड कैलिफोर्नियन साइक्लोट्रॉन्स और कैल्यूट्रॉन्स. ऑलराइट, दिस इज जस्ट अ टिडबिट, ये कहीं से मुझे पता चला था. इट्स कॉल्ड ए कैल्यूट्रॉन. और उसका एग्जैक्टली दूसरा बंदा था रॉबर्ट ओपेनहाइमर. डजंट मैटर, दैट्स ऑल यू नो अपडेटेड हिस्ट्री. सो ईओ लॉरेंस ने ये चीज डिजाइन की थी टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल्स. अब क्या है सिचुएशन देखिए, मेरे पास एक्चुअली दो हॉलो डब्बे हैं. These are two hollow boxes which are in the shape of D, so they are called Ds. DEES. बराबर, ये क्या है? Ds. Hollow boxes है, you know, जैसे केक का बड़ा डब्बा आता है और बीच में से काटो और ऐसा you know सर्कुलर हेमिस्फेरिकल बना लो, तो उसमें घूमने की जगह है, हॉलो है. बीच में एक होल भी रखा है मैंने जहां से पार्टिकल की एंट्री होगी. इफ यू नोटिस, मैंने मैग्नेटिक फील्ड रखा है यहाँ पे, एंड आई एम श्योर बाय नाउ यू नो कि डॉट का मतलब है द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, कमिंग टूवर्ड्स यू. आई थिंक इतना तो याद होगा. डॉट का मतलब है कमिंग टूवर्ड्स अस, एंड क्रॉस का मतलब है गोइंग इनसाइड. ओके, सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज. दिस इज बी बार एंड दीज आर डीज. अच्छा, पहली बार इन द हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री, वी आर यूजिंग अ न्यू फील्ड. ध्यान से देखिए, हम एक नई चीज ला रहे हैं. Let me do it nicely. सर ये ऑसिलेटर क्या है? यू नो, ऑसिलेटर इज एन एसी सोर्स. व्हाट इज एन एसी सोर्स? एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, रिमेंबर, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट. तो ऑसिलेटर is an AC source. AC is what? Alternating current. Well, to be very precise, आपने अब तक सिर्फ डायरेक्ट करंट देखा है, DC. You have never seen AC. मैं आपको बता दूं DC और AC में फर्क क्या है. This is DC. You can see the value of current is constant with time. ये DC आपका सेल प्रोवाइड करता है. यू नो, जो रिमोट में या घड़ियाल में सेल डालते हो, वो डीसी करंट बनाता है. ऑन द अदर हैंड एसी इज समथिंग लाइक दिस. कैन यू सी this one cycle of alternating current has got actually two half cycles. One is a positive half cycle, other is a negative half cycle. तो इसी खास प्रॉपर्टी के लिए हमने ये एसी ऑसिलेटर यहां फिट किया है, ताकि जब एक वाला पॉजिटिव हो जाए, एक डी पॉजिटिव हो जाए, आपने देखा एक प्रोन यहां कनेक्टेड है, एक प्रोन यहां कनेक्टेड है, जब ये डी पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये डी नेगेटिव हो जाएगा. So in order to work this out, we have put this AC oscillator. Now let us start the business.
ये इस तरह का करंट प्रोवाइड करेगा, एसी करंट। नाउ इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, एक टाइम t इक्वल टू 0 हमने पार्टिकल को इस होल में से अंदर एंट्री मरवाई है, एंड अंदर एंट्री मरवाई हमने, और उसी मोमेंट हमने एसी ऑसिलेटर चालू किया, तो एक डी पॉजिटिव हो गया, एक डी नेगेटिव हो गया। लेट अस से ये डी पॉजिटिव हो गया है, ये डी नेगेटिव हो गया। नाउ दिस पार्टिकल, दिस चार्ज पार्टिकल, लेट अस से इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कौन सी डी की ओर अट्रैक्ट होगा? इस डी की ओर। तो लेट अस गो इनटू दिस डी, दिस हैज गॉन इनटू दिस डी, एंड जैसे ही पार्टिकल थोड़ी वेलोसिटी से इसमें जाएगा, वेलोसिटी इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, तो v बार क्रॉस v बार किस तरफ जाएगा? वो नीचे। तो इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने देखा अंदर घुसा और सर्कुलर मोशन करते हुए वो ऐसे बाहर आया। जैसे ही यहां से बाहर आएगा, हमने सेटिंग इस तरह किया है, वी हैव केप्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन equal to the frequency of AC source. That is, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्यों, मैं बताता हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन नू सी, अभी जो हमने देखा था QB by 2πm इज इक्वल टू नू ए। जो नू ए क्या है? AC सोर्स का फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। व्हाट डू वी इंटेंड बाय दिस रेजोनेंस कंडीशन? लेट्स फाइंड आउट। So as I said, we have kept the frequency of cyclotron equal to the frequency of the AC source, ताकि जैसे ही आधा साइकिल मार के बाहर आए, इसकी आधी साइकिल चेंज हो जाए। मतलब जैसे ही आधा चक्कर मार के यहां आया, तुरंत पोलैरिटी चेंज हो गई। अब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। डू यू अग्री? जैसे ही ये बाहर आएगा, अब इसको पता नहीं क्या करने का, इधर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा। अब जैसे ही ये बाहर आएगा, ये डी नेगेटिव हो गया, अब ये इसको पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एंड अट्रैक्ट होने की वजह से दिस विल एक्सिलरेट। अट्रैक्शन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब मा मतलब एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन मतलब स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ेगी, तो बढ़ी हुई स्पीड से अभी अंदर घुसेगा, और जैसे ही अंदर घुसेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक्ट करेगा, और वेलोसिटी बढ़ी थी तो रेडियस भी बढ़ेगा। कैन यू सी दिस? Now it has performed चक्कर of more radius, बड़ा रेडियस, एंड जैसे ही आधा चक्कर मार के ये बाहर आया, फिर से पोलैरिटी चेंज हो गई, फिर से ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, फिर से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा। कैन यू सी दिस नाउ? आर यू लुकिंग एट दिस? एंड जैसे ही आधा चक्कर मार के बाहर, एक बात याद रखो, अब तुम ये पूछोगे सर ये पहले इसने छोटे रेडियस का आधा चक्कर मारा, फिर थोड़े बड़े रेडियस का, फिर थोड़े बड़े रेडियस का, तो इसका टाइम चेंज नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको याद हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन नू सी इज QB by 2πm। कहीं भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन रेडियस और वेलोसिटी, इसमें सिर्फ QB और m है जो कांस्टेंट रहते हैं, तो नू सी रिमेन्स कांस्टेंट। एंड तभी ये सेटिंग इसलिए मारा है, आधा चक्कर मार के बाहर आए, तुरंत अट्रैक्शन हो, तुरंत पोलैरिटी चेंज हो, ये घूम गया, और जैसे ही आधा चक्कर मार के बाहर आएगा, फिर से पोलैरिटी चेंज होगी, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, फिर से खींचा, और ये घूमता जाएगा, और स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सर बहुत बढ़ गई सर, अभी इसको बाहर निकालना मन था, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये सब धंधा किया, इसका क्या मतलब है? तो इसको ऐसी बार नहीं निकाल सकते कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, नहीं हो सकता। हमें इसको सही दिशा देनी है। सपोज यहां कहीं टारगेट है, टारगेट, यहां कहीं टारगेट है, और हम चाहते हैं कि इसको बॉम्बार्ड करे, तो अपने को एक जरिया रखना पड़ेगा। You know, this is called deflecting magnetic field, which will provide the path so that the particle can come out and bombard the target. All right.
सो पार्टिकल को ऐसे ही बाहर नहीं निकाल सकते. वी हैव टू प्रोवाइड अ डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट विच गिव्स द पाथ to the particle so that it successfully bombards the target. Let us look at this once more. सबसे पहले क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड रखा जो बाहर आ रहा है. हाँ बेटा 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 जो मिशन मार्स की बात कर रहा है या तू जो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने की बात कर रहा है, यू नो वी आर ट्राइंग टू स्लिंग शॉट. दैट्स अ स्लिंग शॉट. वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके वो सैटेलाइट की स्पीड बढ़ाई जाती है या वो स्पेस व्हीकल की स्पीड बढ़ाई जाती है. यहां पे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. हाँ तू ब्रॉडली रिलेट कर सकता है कि उसको सर हर बार घुमाता था उसकी स्पीड बढ़ती थी. हाँ बरोबर. पर उसका और इसका यू नो आइडेंटिकल प्रोपोर्शन कुछ नहीं. इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के जरिए हम पार्टिकल की स्पीड बढ़ा रहे हैं. बराबर है. तो तेरे माइंड में आया, अच्छी बात है, बट उसका और इसका कोई रिश्ता नहीं. उसमें तो क्या है, हम सीधा नहीं डाल सकते, तो इतनी एनर्जी हमारी लाएगी कहां से. लोचा ये रहता है. बराबर. सो एक बार फिर से देख लेते हैं. सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है रेजोनेंस कंडीशन. You have to keep the frequency of cyclotron equal to the frequency of the AC source. तभी साइक्लोट्रॉन वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. बराबर. और नू सी आपको याद ही है QB by 2πm लास्ट टाइम फाइंड किया था. एट टाइम t equal to 0 मैं पार्टिकल को होल में से एंटर करवाता हूं एंड साइमल्टेनियसली मैं एसी ऑसिलेटर चालू करता हूं. जैसे ही मैं चालू करता हूं एक डी पॉजिटिव हो जाता है, एक डी नेगेटिव हो जाता है. नाउ द पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो किस डी की ओर अट्रैक्ट होगा, वो नेगेटिव. तो ये पार्टिकल नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हुआ. छोटी सी स्पीड, बेचारा रेस्ट पे था, किसी ने खींच लिया, छोटी सी स्पीड से खींच गया वो. तो छोटी सी स्पीड है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, यू नो परपेंडिकुलर है, ये ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो आधा चक्कर मार के जैसे ही वो डी से बाहर निकलने लगता है उसी मोमेंट आधी साइकिल खत्म हो जाती है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है. पोलैरिटी चेंज होने से नाउ दिस डी बिकेम नेगेटिव, दिस डी बिकेम पॉजिटिव, और जैसे ही वो बाहर निकला आजा आजा, इसे खींच लिया. वो छोटी सी स्पीड से निकला था, खींच गया तो स्पीड बढ़ी. स्पीड बढ़ी तो बढ़ी हुई स्पीड के साथ उसने बढ़े हुए रेडियस का चक्कर मारा. जैसे ही आधा चक्कर करके बाहर आता है पोलैरिटी चेंज होती है और वो खींच जाता है. तो चक 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 करते करते फाइनली जब वो निकलने लगा, स्पीड काफी हाई हो गई, हमने उसे डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया so that it could successfully bombard the target. Let me make two things absolutely clear. One, एक्सीलरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ गोल घुमाता है पार्टिकल को. मैग्नेटिक फील्ड का काम इज ओनली टू मेक द पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, नथिंग एल्स. एक्सीलरेट करने का काम इस ऑसिलेटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का है. 2D के बीच में जब खिंचाव होता है तो इसकी स्पीड यहां बढ़ती है. 2D के बीच में, डी के अंदर तो कांस्टेंट स्पीड का ही चक्कर लग रहा है. रिमेंबर दैट इनसाइड द डीज द मोशन इज सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड रिमेन सेम. अगर वो 5 मीटर से घुसा है तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और 5 मीटर पर सेकेंड से ही बाहर निकलेगा. जैसे ही निकलेगा खींचेगा 5 से 8 हो जाएगी. तो 8 से एंटर किया, 8 से ही आधा चक्कर मारेगा, और जैसे ही 8 से आधा चक्कर मार के बाहर निकलने लगा, खींच गया, 8 से 12 हो जाएगा. एंड सो एक्सीलरेशन ओनली हैपेंस इन द रीजन बिटवीन द टू डीज. इनसाइड द डीज द पार्टिकल विल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड. याद रहे. सो लेट मी टेक ऑल दिस ऑफ. सो अलग अलग जो एजेंसीज हैं उसका रोल एक बार डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट एजेंसी इज द होल. होल का क्या काम है महाराज? पार्टिकल को डीज के बीच में एंटर करवाना. इस होल का काम है पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करना इन द रीजन बिटवीन द टू डीज. एकदम प्रकट हो जाता है. मैग्नेटिक फील्ड का काम है पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमाना. सो लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड
makes the particle perform UCM, perform uniform circular motion. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एसी सोर्स ये काम करता है, changes the polarity of the D's, changes polarity of the D's, so particle gets accelerated. So if somebody asks you कि एक्सेलरेट करने का काम किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का कि मैग्नेटिक फील्ड का, हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का काम नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है एक्सेलरेट करने का. फिर डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है? तीन मेन चीजें. डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जो लाल कलर में है, ये रहा, टू प्रोवाइड पाथ टू द high speed particle to successfully bombard the target. क्योंकि आखिर में तो वही करना है. इतना सब स्पीड बढ़ाया, किस काम के लिए बढ़ाया? टारगेट को बम्बार्ड करने के लिए. तो अगर तुम सही से निकाल भी नहीं पाए, और ये कोई घर में बनती हुई चीज नहीं है, करोड़ों रुपए का खर्चा करके ये किया है तुमने, तो फिर अगर तुम्हारा टारगेट बम्बार्ड नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए गया पानी में गए. वहां भी ट्राई करने का जीरो से. तो टैक्स वालों का पैसा इसलिए कर लो जो करना, ऐसा नहीं होता. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ साइक्लोट्रॉन. तो ये आइडिया है पूरे साइक्लोट्रॉन का. दूसरी बात ये है, सपोज ये डी का रेडियस लेट अस से आर है. डू यू एग्री? फाइनली जब वो पार्टिकल बाहर निकलता है तो कितने रेडियस का चक्कर हो गया उसका? आर का. तो इधर ही लिख देते हैं, जगह नहीं है दूसरी कोई, नहीं तो मुझे इसको उड़ाना पड़ेगा. सो इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ द डीज is r, then you remember we had discussed the radius r is mv by qb, then r is mv by qb. So the kinetic energy of the particle, the charged particle, is, everybody knows kinetic energy is half mv square. And from here, what is v? Isn't it qbr by m? So this is half m into qbr by m, the whole square, which is half m q square b square r square by m square. M goes away, so you are left with kinetic energy as q square b square r square by 2m. You can use this equation directly, or you can first find out the velocity and then move into putting this idea. Utilizing this, I am going to do illustration number 4. Kindly turn to your illustration number 4. I'm sure that is on page number 142. Page number 142, please. Page number 142 पे illustration number 4, gravity. एक्चुअली ये बहुत ही पुराना चीज है. इसके अलावा तो बहुत सी और चीजें आ गई, सिंक्रोट्रॉन आ गया एंड न जाने क्या क्या आ गया. सो चलता है. Illustration 4. Now what does it say? It says that a cyclotron's oscillator frequency is 10 megahertz. So nu is 10 megahertz, which is 10 into 10 raised to 6 hertz. We have, what should be the operating magnetic field? B चाहिए for accelerating protons. Okay, protons है. Radius of the D's R दिया हुआ है 60 centi, that's 0.6 meter. And what is the kinetic energy of in MeV of the proton beam? उन्होंने नीचे प्रोटॉन का चार्ज, मास और 1 MeV की वैल्यू दी है. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले नू यूज करना है.
वी नो बाय रेजोनेंस कंडीशन, ये एसी का वो है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, बाय रेजोनेंस कंडीशन do you agree nu C is nu A is 10 megahertz, that's 10 into 10 raised to 6, so 10 raised to 7 hertz. And now nu C is QB by 2 pi m. We need B, so let's isolate B. B is nu C into 2 pi m by Q, and putting the various values, nu C 10 raised to 7 into 2 into pi. What is mass of the particle? 1.6 or 1.7? 1.67 into 10 raised to minus 27 over the charge of a proton 1.6 into 10 raised to 19. So here 1.6 or 1.7 can nearly go away. 7 minus 27 is minus 20. Minus 20 plus 19 is minus 1. And 6.28 into 10 raised to minus 1 meter. Meter क्या Tesla? Or I think 0.628 Tesla. Is that an agreeable option? Sorry. 6.55 आ रहा है. Okay, buddy. No problem. No problem. 6.55. हाँ, ये जरा 1.6 है ना, मैंने करीबन दोनों को कट कर दिया था, तो उसको मल्टीप्लाई करेगा तो 66 आ जाएगा. नो प्रॉब्लम हो बड़ी. doesn't move heaven and earth, does it? Okay. और अब काइनेटिक एनर्जी चाहिए. भाई काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास लास्ट का एक्सप्रेशन था, अगर आपको याद हो तो, ke is q square b square r square by 2m. Well, q 1.6 into 10 raised to minus 90, b 0.66 टेस्ला का स्क्वायर, रेडियस 0.6 का स्क्वायर अपॉन 2 into मास ऑफ द पार्टिकल 1.67 into 10 raised to minus 27. इसका आंसर जूल में लाने की बजाय उन्होंने कहा है MeV में लाना, and 1 MeV is 1.6 into 10 raised to minus 30. तो एक काम करते हैं, डिवाइड कर ही लेते हैं, तो सीधा आंसर MeV में आ जाएगा. And I'm sure if you work this out, the answer will come to around 7 MeV. करीबन 7 MeV. You can calculate and find out and tell me if there is any issue. Okay, so this is illustration 4.4. तो यहाँ पे हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड खत्म होता है, साइक्लोट्रॉन भी खत्म होता है. नाउ डोंट आस्क मी सर साइक्लोट्रॉन नहीं है तो ये आएगा. आई डोंट नो, मैं करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. एंड ऑल दीज क्वेश्चंस की वो आएगा. दो लोगों को पता है, दो एंटिटीज को, एक तो बोर्ड को पता और दूसरा भगवान को. तो दोनों में से कोई मिल जाए तो पूछ लीजिए. ओके, ऑलराइट भाई. लेडीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर आपने मैग्नेटिक फील्ड का हमको दर्शन कराया, बी बार नाम दिया उसको, टेस्ला वेस्ला बताया, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये भी बताया, करंट कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स देखा, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स देखा. पर सर वो करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो तो हमने देखा ही नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ चार्ज q, then the electric field due to that charge q is E bar is kq by r square into r cap. सिंपल. ऐसा कुछ इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड का भी मिले तो कितना मजा आए. बिल्कुल, बहुत मजा आए. और इसी के लिए ये करने जा रहे हैं. Two French guys, Bio, he is not Biot, it's Bio, and Savard. These are two French guys, and these guys immediately ऑर्स्टेड ने जब अपना डिस्क्लोजिंग किया कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, बनता है, ये दोनों लग गए फाइंड करने में कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा. और बहुत मस्त इक्वेशन उन्होंने बनाया. लेट मी शो दैट टू यू. Consider a long current carrying conductor PQ as shown. तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ PQ.
ये सांप नहीं है, ये कंडक्टर है। हाँ, बड़ा लंबा कंडक्टर है, तुम्हारे लिए नियरली इंफिनिटी इतना बड़ा। ये P है, ये Q है, एंड ये पूरा करंट कैरी कर रहा है I, लेट अस से। और हमको ये पॉइंट जो है P, उस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब ये पूरे कंडक्टर की वजह से इस पे फील्ड फाइंड करना तो पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंटल कंडक्टर लेते हैं। लेट अस से, I'm sure you can see this. This is a small elemental current carrying conductor IDL bar, and as you know IDL bar का डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे करंट कैसा जाएगा, ऐसा, तो ये IDL bar का डायरेक्शन ऐसा, एंड ये है पोजीशन वेक्टर इसका, which is called R bar। ये हमेशा पॉइंट कहीं ना कहीं हिल जाता है। So let us first take, हमारा पहला काम छोटा सा देखना, let's first take a small current element, elemental current element, IDL bar. We need the magnetic field at point P at position vector R bar, और ये R bar कहां से लिया हुआ है, फ्रॉम द करंट एलिमेंट। ये आइडियल बार के बेस में से मैंने R बार निकाला है। अच्छा भाई, इक्वेशन आ रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट P, टन टन टन, अगर मैं बजा सकता तो बिल्कुल ब्यूगल बजाता। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल बार इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला इक्वेशन dB बार। सर ये dB बार क्यों, B बार क्यों नहीं? अरे छोटा सा आइडियल बार है ना, छोटा सा, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी छोटा सा नाम दिया है। dB बार इज प्रोपोर्शनल टू, नाउ जैसे तुमको याद हो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R, तो उसी तरह dB बार इज प्रोपोर्शनल टू द आइडियल बार क्रॉस R कैप ओवर R स्क्वायर, और यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाने का टाइम आ गया, तो dB बार इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बार क्रॉस R कैप ओवर R स्क्वायर। माय गॉड, लव एट फर्स्ट साइट वाला इक्वेशन है जेंटलमैन। तुझे पहली बार देखा तो गिर ही गया, मतलब खड्डा था रास्ते में, ध्यान नहीं रहा तो गिर गया। सो dB बार इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, वहां याद आता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बार क्रॉस R कैप ओवर R स्क्वायर। एंड तुम तो जानते ही हो कि R कैप इज व्हाट, R बार ओवर R, तो यहां पे लगा देने से मेरे पास जगह नहीं बचेगी, ऊपर वाली को उड़ा देता हूं मैं। अब क्या करें, कहीं ना कहीं तो फंसाना पड़ेगा ना इसमें, ये P को यहां ले लेते हैं, इसने बहुत बड़ा खा लिया। तो dB बार, लेडीज एंड जेंटलमैन, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बार क्रॉस R बार, मैंने R कैप की जगह R बार बाय R लगा डाला, तो अरे आई थिंक ब्लू में लिखना चाहिए था, नीचे R स्क्वायर और R कितना हो गया, R क्यूब। इसको ब्लू की औकात है। dB बार म्यू नॉट बाय 4 पाई, मैं जानता हूं आप लोग ये म्यू नॉट बाय 4 पाई से इंट्रोडक्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं, बट जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को लगाम दो, पहले देख लेते हैं क्या है। अच्छा, अब हियर म्यू नॉट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। वहां एप्सिलॉन 0 वाज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, एंड आई एम श्योर मेजॉरिटी लोगों को एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अब तक याद होगी। एप्सिलॉन 0 इज 8.85 into 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton meter square. I hope you haven't forgotten that. And म्यू नॉट की वैल्यू, सर वैल्यू दो हमको, हमको इंटरेस्ट है, इसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, आई होप यू डोंट माइंड।
अपना ही है तो दिक्कत नहीं। एंड म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना। अब वहां पे हमारी नजर पड़ती है, लेट अस टेक इट आउट जो यहां तक उड़ा देते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसको नाम देते हैं मॉड डी बी बार, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब आई डी एल बार क्रॉस आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना, आई डी एल आर साइन थीटा, और नीचे आर क्यूब। कैन यू सी एक आर कटेगा, तो मॉड डी बी बार का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। So these three equations have nearly taken our breath away. सबसे पहला तो dv bar is mu naught by 4 pi I dl bar cross r cap over r square। ये तमिल गाने जैसा लगेगा इनिशियल स्टार्टिंग में, पर जैसे जैसे गाते जाओगे ना, शुरुआत करोगे तो जबान टेढ़ी हो जाएगी, पर जैसे जैसे गाते जाओगे वो वो सुर आता जाएगा अंदर। So dv bar is mu naught by 4 pi I dl bar cross r cap over r square, and r cap की जगह r bar by r, so dv bar is mu naught by 4 pi I dl bar cross r bar over r cube, and finally mod dv bar is mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. I want you to revise these three equations as you get time, alright, क्योंकि जरूरी है। and mu naught permeability of free space, permeability of free space की value mu naught is equal to 4 pi into 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो सिर्फ एक करंट एलिमेंट की वजह से है। इस पूरे वायर में तो ऐसे भतेरे करंट एलिमेंट है, भतेरे। तो इन सब की वजह से पी पे कितना होगा, यू अग्री इट विल बी एन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू दीज करंट एलिमेंट्स। तो अब इसको उड़ाने का टाइम आ गया। तो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, फाइनल इक्वेशन में इंटीग्रेट कर दूंगा, नथिंग एल्स। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू ऑल सच current elements is by V bar is integral dV bar over the entire conductor। तो dV बार का जो इक्वेशन ये वाला रखना, तो ये वाला रखो, ये ज्यादा फेमस है, वो शुरुआती का है। सो V बार इज, अब ये म्यू नॉट बाय 4 पाई को बाहर ले सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रल आई डी एल बार क्रॉस आर बार। ये इतना नीचे नजर आ रहा है? नो सर। नो सर, दैट इज सो बैड, लाइफ इज बैड वेरी। तो हम उसको ऊपर उठा लेते हैं, वी हैव गॉट ऑल क्रेन्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो तूने आखिर मेरे से ये रब करवा ही दिया। तो सो वी बार इज म्यू नॉट बाय 4 पाई को बाहर ले लिया, इंटीग्रल आई डी एल बार क्रॉस आर बार ओवर आर क्यूब, दिस इज ओवर द एंटायर conductor। Okay, now before I sign off on this topic, there are certain things that demand your attention. You have already seen the basics of electric field. You have now seen the equations for magnetic field also due to a current carrying conductor. The question is, how similar are they or how dissimilar are they? So let's put that in a note. Now wire को उड़ा सकते हैं, वायर का काम हो चुका। We'll put that in a note. First point, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कौन कर रहा था? इलेक्ट्रिक चार्ज, स्केलर।
जबकि मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कौन कर रहा है? आइडियल बार, करंट एलिमेंट, वेक्टर. So electric field is developed by a scalar source. Electric field is produced by electric charge, which is scalar. While magnetic field is produced by current element, which is vector. हाँ, भले इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है उसका डायरेक्शन होने से वो वेक्टर है. करंट एलिमेंट वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है. सेकेंडली, सिमिलैरिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड is kq by r square. Did you see electric field is also proportional to r square, 1 by r square. Electric field is also proportional to 1 by r square. And magnetic field भी, आपको याद है पहला इक्वेशन, r cap by r square. So मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लिखा था हमने बचपन में, तो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर. ये सिमिलैरिटी है. दूसरा, और कोई सिमिलैरिटी है? नहीं, और सिमिलैरिटी नहीं है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस है. क्या है कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस? देखें, साधारण है, तुमने भी देखा ही है, बस मैं सिर्फ उसको एक पॉइंट वाइज उसमें लिख रहा हूं. थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज directed E bar is kq by r square into r cap. चार्ज पॉजिटिव है तो वो उसी के डायरेक्शन में, r बार के डायरेक्शन में बन जाएगा. जबकि मैग्नेटिक फील्ड इज नीदर अलोंग आइडियल बार नॉर अलोंग r बार. इट इज अलोंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडियल बार एंड r बार. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग r बार. चार्ज नेगेटिव हुआ तो ऑपोजिट टू r बार, बट मैग्नेटिक फील्ड is along the direction of ideal bar cross r bar. And last, मतलब ये इन दोनों से परपेंडिकुलर. And last but not the least, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी हमने थीटा एंगल का कोई मेंशन नहीं देगा. इलेक्ट्रिक फील्ड was simply kq by r square, kq1 by r1 square, kq2 by r2 square, and so on and so forth. बट कहीं भी कोई एंगल का मेंशन नहीं था. जबकि मैग्नेटिक फील्ड में इट डिपेंड्स ऑन थीटा. आइडियल बार और आर बार के बीच में क्या एंगल है उस थीटा पे डिपेंड करता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट हैव एन एंगल डिपेंडेंस, whereas in magnetic field we have ideal sin theta, where theta is the angle between ideal bar and r bar. So अगर ideal bar और r bar parallel है तो एंगल कितना हुआ? 0. and what will be sin 0? 0. So that is, if ideal bar and r bar are parallel or anti-parallel, then theta is 0. So magnetic field is also 0. मतलब तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है और पॉइंट इधर है तो उसका आर बार भी ऐसा ही होगा. तो कैन यू सी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर हैविंग एंगल 0, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी 0. सो this is a very important idea. So this was Biot-Savart's law, जिन्होंने हमको पहली बार इंट्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एंड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस वगैरह दिए. अब हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे and we will try to find out magnetic field for different things, different items like ring, wire, solenoid, solenoid जो भी है वो सारी चीजें आएंगी. पर आज का एजेंडा रिंग का है, तो हम रिंग लेंगे. देख लो इसको एक मिनट. My agenda now.
इस टू, इसको भी ले लेते आओ, जो सब जानते हैं लेक्चर नंबर 2 है, कोई नई बात तो है नहीं. सो this is one of the most important topics for today, people. Let me tell you, very important topic also. The topic is very important theoretically as well as numerically. Magnetic field at a point on the axis of a current carrying ring. रिंग जानते हो? रिंग, रिंग होती है, बराबर. और ये है वो रिंग, गंदी रिंग है, अच्छी नहीं लगी मेरे को, रिटर्न कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. मैं अच्छी रिंग बनाया करता था एग्जाम में. हाँ, यो अच्छी रिंग लाग रही है, यो उसका सेंटर है, और ये है उस रिंग की एक्सिस. लेट अस कॉल इट द एक्स एक्सिस. ओके, रिंग इज इन द वाई जेड प्लेन. जेड ऐसा है, मतलब रिंग ऐसी है, सपोज एक्स वाई जेड, तो रिंग ऐसी है इन द वाई जेड प्लेन, एंड द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द रिंग, एंड द रिंग इज कैरिंग करंट, सर जी, लाइक दिस, like whatever. एंड ये है पॉइंट P, सेंटर O से डिस्टेंस x पे ये पॉइंट है, रेडियस इस रिंग का है R. इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस रिंग. ओके, सो नाउ सबसे पहले मैंने आपको हमेशा सिखाया, कुछ भी बड़ा करने से पहले एक बार छोटा सा करके देख लो, तुमसे होता है. एक बार वो छोटा सा समझ में आ गया, फिर उसको तुम बड़े के उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो. सो ऑलवेज गो फॉर अ छोटा सा पचता है तो बड़ा सा ले लो. ओके, दिस वर्क्स आउट इन एवरी डिटेल. सो दिस इज व्हाट इट इज. लेट्स टेक अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट. दिस इज राइट हियर. आई एम श्योर यू कैन सी दिस स्मॉल एलिमेंट. वी विल कॉल इट आइडियल बार. ये छोटा सा आइडियल बार, और इसी के उस पे से मैं आर बार लगाने वाला हूं. ये तो आर बार. सर ये डायग्रामेटिकली किस तरह वर्कआउट हो रहा है? बगैर इमेजिनेशन के तो कुछ नहीं होना जा रहा, तो मैं आपको इमेजिनेशन करके दिखाता हूं. ये रिंग है, ओके, ये सेंटर है. ये रिंग का करंट ऐसा जा रहा है, आपकी तरफ आता है, फिर नीचे से मेरी तरफ आता है, और ऊपर से ऐसा मुड़ रहा है. तो करंट ऐसा जा रहा है मेरी तरफ से आपकी तरफ एंड बैक. तो ये छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया है ऊपर, ये आइडियल बार का डायरेक्शन, और यहां से ये है सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब वो एक्सिस का पॉइंट P. यहां से ये है मेरा आर बार. सो दिस इज माय आइडियल बार. ब्लू कलर आपकी तरफ आ रहा है, और ये मेरा आर बार है ब्लैक कलर का. अब आपको डायग्राम का आइडिया अंदाजा है. दिस इज हाउ इट इज. अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए P पे. सबसे पहले तो डायरेक्शन क्या होगा? ये आइडियल बार, ये आर बार, आइडियल बार क्रॉस आर बार, ट्विंग लाल कलर में दिखाते हैं, परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल बार एंड आर बार. वाओ, ब्यूटीफुल. लेट मी कॉल दिस एंगल एज थीटा. सो यू कैन सी ये परपेंडिकुलर है, ऑफ कोर्स. दिस इज थीटा. ये डीबी बार को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं. पहला तो we'll call this dbx, and this is going to be dby. Okay, this is dbx and this is dby. मैं अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड के कोई चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं. फिलहाल पहले देख लेते हैं, डायरेक्शन समझ में आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी. तो मैं फिर से एक बार ये आइडियल बार और आर बार का डायरेक्शन आपको दिखा दूं. ये डी आर बार का ये है पोजीशन वेक्टर. सो दिस वाज आइडियल बार. मैंने टॉप ऑफ द रिंग पे एक एलिमेंट लिए ऐसी, और यहां करंट आ रहा है तो इट्स अलोंग दिस डायरेक्शन. दिस इज आर बार, एंड यू कैन सी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आइडियल बार और आर बार का एंगल कितना है? 90. ये याद रहे आपको, ये 90 है. ये यहां और ये यहां.
sorry, this is 90, so this is like what it is, and मैंने फिर तुरंत डायरेक्शन देख लिया, तो इट वाज लाइक दिस, आज ग्रेविटी ज्यादा एरिया में, सो लाइक दिस है, और वो है मेरा dB बार जो ये रहा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज दिस अग्रीएबल, अंडरस्टैंडेबल? Yes, sir. ओके, सो ये dB बार है which is perpendicular to both IDL bar and R bar. As I always say, this is a 3-dimensional diagram being drawn on a 2-dimensional board, but 3 dimension में मैं दिखा सकता हूं आपको, तो फिर से एक बार दिखा दूं, ये आइडियल बार, ये आर बार एंड ये डीबी बार जो मेरा लाल कलर में है। मैंने डीबी बार के दो कंपोनेंट बनाए, थीटा एंड डीबी एक्स, डीबी वाई। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट मी फर्स्ट राइट, कंसिडर करंट एलिमेंट ideal bar as shown. The position vector r bar to point P is given. We see ideal bar is perpendicular to r bar. So the magnitude of magnetic field, डायरेक्शन तो पता चल ही गया है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है मुझे। मॉड डीबी बार इज, अभी थोड़ी देर पहले यहां ऊपर ही लिखा था मैंने, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब यहां थीटा 90 है, सो साइन 90 इज 1, तो मॉड डीबी बार mu naught by 4 pi I dl by r square. This is my equation number 1. This is my equation number 2. Now we divide this dB into two components, dBx and dBy as shown. Now अब ये तो ऊपर वाली एलिमेंट है, ये वाली, अब मैं इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये वाली एलिमेंट लू एंड आई होप आपको नजर आ रहा है यहां तक का, ऊपर से ये रिंग में से ऐसा गया है और एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये मेरी तरफ आ रहा है। मैं थोड़ा ऊपर उठा देता हूं, दिखेगा आपको। अब ये आइडियल बार है, ये रहा, ये वाला, एंड यहां से वो आर बार जा रहा है, ओके, ये एंड ये वो आर बार। तो बाय योर ओन आइडियाज आप बता सकते हो कि डीवी बार का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, सो मैं एक और बार वो लाल कलर से बनाता हूं, कहां गया लाल, ये रहा, जेब में होता पता नहीं चलता। फिर से ये पी को उड़ा रहा हूं मैं, फिर से परपेंडिकुलर, ये फिर से डीवी बार, या फिर से थीटा, ये इसके दो कंपोनेंट, ये dBx और ये dBy। मैंने दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स के dB बार बनाए हैं, क्योंकि रिंग सेम है, रेडियस सेम है, तो dB बार की वैल्यू भी सेम होगी। dBx और dBx दोनों एक डायरेक्शन में नजर आ रहे होंगे। व्हाट अबाउट dBy एंड dBy? व्हाट से? The dBy components of two diametrically opposite elements are also opposite and they will cancel each other. So we need to mention this. The dBy components of diametrically opposite elements, कोई भी diametrically opposite elements का हो, are opposite and cancel each other. तो dBy की कहानी तो खत्म हो गई यहां, और ये तो सिर्फ दो एलिमेंट्स का dBx और dBx है। ऐसी सारी एलिमेंट्स को पकड़ो तो सारे dBx एक ही डायरेक्शन में होंगे, ऑन दी अदर हैंड सारे dBy एक दूसरे को काट डालेंगे, टोटल 0 हो जाएगा, dBy मर गया, dBx हम dBx को देख रहे हैं। तो उड़ाने का टाइम आया है। सबसे पहले dBx कितना, इंटीग्रेट तो मार रहा है पर बाद में मारेंगे। सो द dBx
कंपोनेंट्स एड अप, पहले लिखा पड़ी। तो पहले dbx है कितना बाबूजी? dbx इज dv, भाई जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, db cos थीटा। सर थीटा कैसे फाइंड करेंगे? अरे महाराज, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये हो गया थीटा। cos थीटा एडजेसेंट ओवर हाइपो, बरोबर है, तो कोई लोड ही कोई नहीं है। तो dB की वैल्यू, अच्छा बहुत नीचे हो गया आपके लिए ये, तो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। आप मेरे को ऊपर बहुत जल्दी भेजने की तैयारी में हो। ये dB इज म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL बाय R स्क्वायर, याद रखना। पर याद क्यों रखना, अभी लिखेंगे इसको। सो dBx इज dB की वैल्यू म्यू नॉट IDL बाय 4 पाई R स्क्वायर, ये रहा। cos थीटा एडजेसेंट ओवर हाइपो, बड़ा R बाय छोटा R। वाह, नीचे कितने छोटे R हो गए साहब। मैं दिखाई भी दे रहा है कि ना दे रहा है? बरोबर। अच्छा, अब ये R को देखने का है। आई एम श्योर पाइथागोरस के बारे में नाम तो सुना होगा, पाइथागोरस। Yes, sir. तो क्या सुना है पाइथागोरस के बारे में? कि वो महान इंसान था और उसने बहुतों का दुख दूर किया अपनी थियरम देके। बड़ा छोटा आर स्क्वायर इज बड़ा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इज इट टू मच? छोटा आर स्क्वायर इज बड़ा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अग्रीएबल? Yes, sir. थैंक यू सो मच बड़ी, बस एक तू ही है भरोसा। तो ये छोटा आर जहां भी है ना, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां डाल देता हूं, और क्यूब है, सो dbx इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये सिर्फ स्पेस खा रहा है और कुछ नहीं, IRDL ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। सर हाफ है, हाफ का क्यूब 3/2। एंड नाउ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू एंटायर रिंग, इंटीग्रेट मारना पड़ेगा, ये तो सिर्फ दो की वजह से है, ड्यू टू एंटायर रिंग B इंटीग्रल dbx ओवर द होल रिंग। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये सारी आइटमों को बाहर ले लूंगा, 3/2 इंटीग्रल dl का इंटीग्रल है, मतलब यहां से शुरू करूं, पूरा घूम के वापस आऊं, कितना लेंथ ट्रैवल किया मैंने रिंग का। फॉर एग्जांपल यहां से शुरू करूं, टक 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 घूम के वापस आऊं, हाउ मच डिस्टेंस हैव आई ट्रैवल्ड, इजंट इट द सर्कमफ्रेंस? तो आई थिंक अब ये डायग्राम उड़ा देना उचित रहेगा। अब डायग्राम उड़ा दो, कोई बात नहीं, नहीं छोड़ देते हैं, थोड़ी देर रहेगा तो यार अच्छा दिल लगा रहेगा अपना। तो हियर इंटीग्रल dl is 2 pi r, तो लगा डाला, and I am waiting for life to be झिंगा लाला, म्यू नॉट IR over 4 pi x square plus r square raised to 3/2 into 2 pi r। वाह वाह, 2 pi 2s are 4 pi, r is r square। तो मेरा फाइनल इक्वेशन आ गया लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या आया सर? मस्त आया, दिखाता हूं। सो ब्लू में दिखाता हूं। सो मत जाना, बी म्यू नॉट IR स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ओहो लवली जी, नंबर क्या था? 5 नंबर है सर। भाई ये तो सिर्फ एक ही टर्न है रिंग का। फॉर अ रिंग ऑफ n टर्न्स, if ring has n turns, तो यहां n आ जाएगा, तो B is
म्यू नॉट नी आर स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। गाना सुनो, या तो प्योर बह रहे हो तो नहीं सुना होगा। मैंने जो गाया अभी, मैंने जो कहा वो तुमने सुना? हाँ, क्या सुना बताओ। अच्छा, हमको ये सब तो ठीक है, पर सेंटर ऑफ द रिंग में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये फाइंड करना होता है। एट सेंटर एक्स की वैल्यू, पी कहां जाता है बीच में, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 0। यहां 0 डाला तो 0 प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, तो 2 2 कट गया, ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब। तो फाइनली आंसर क्या होगा, बी एट द सेंटर इज म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर ओवर 2 at the center. B is mu naught n I by 2r। इक्वेशन 6 से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 7 है। 100 गुना, बहुत वापरेंगे इसको। आंसर बहुत वापरने के लिए पता भी तो होना चाहिए कैसा है। याद रखो, गाना है इसके पीछे। फॉर अ रिंग B is म्यू नॉट नी आर स्क्वायर, मैंने एन आई आर स्क्वायर को नी आर स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। सुनो गल, बी मैग्नेटिक फील्ड बी इज म्यू नॉट नी आर स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। आप गलत जा ही नहीं सकते, एक बार सुर फिट हो गया ना जबान पे। बी इज म्यू नॉट नी आर स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। सेटल एकदम। सर इसको भाई मैं यहाँ पे पहले डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि इसका जो गाना मैंने बनाया है, इसका जो निमोनिक मैंने बनाया है, इसको जो याद करने का तरीका मैंने बनाया है, इट माइट सीम अ बिट ऑफेंसिव टू सम। आई वुड फर्स्ट लाइक टू से सॉरी टू ऑल द लेडीज हु आर वाचिंग दिस, उनके लिए बिल्कुल आर्डर है, बट मैं कतई उनकी कोई ऑफेंस नहीं करना चाह रहा हूं, कोई उनका अनादर नहीं कर रहा हूं। तो प्लीज लुक एट दिस और ध्यान से सुनना कान लगा के। एट द सेंटर म्यू नॉट एन आई को मैंने म्यूओ एन आई को नी, म्यूओ नी ये बाई है 2r। एट द सेंटर मोनी बाय 2r। It sounds like 2r, but it is 2r actually. So at the center, Moni by 2r. It's like you are calling a female called Moni by to the center. पता नहीं कुछ काम है आपको, कुछ काम हम करवाना चाहते हैं। तो at the center, Moni by, ये बाई है। At the center, Moni by 2r। खेल खलास, याद रहेगा भाई, कोई हो कि ना हो। हाँ, एक बार फिर से गाना सुन लो। हाउ बी इज म्यू नॉट नी आर स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। और सेकंड वाला ऊपर वाला धीरे से आता है, म्यू नॉट नी आर स्क्वायर बाय 2, यहां तक स्लो आता है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। तो व्हाई दिस कॉलम एलईडी ऐसा, बराबर। और सेंटर एट द सेंटर मोनी बाय 2r, बराबर। ये कभी नहीं भूलोगे आप, इंजीनियरिंग के एंड में भी मिलने आ गए सर मोनी बाय 2r, मस्त था, याद रह गया। अच्छा, एंड ये वाला भी। सो दिस वाज द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग एंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिंग। अच्छा, इस इक्वेशन के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिंग ऐसी है, करंट पहले आपकी तरफ आ रहा और फिर मेरे से नीचे जो यहां से यहां जा रहा, right hand rule gives you the direction. It says hold the current carrying ring in your right hand such that the fingers indicate direction of current, then the outstretched thumb will indicate the direction of the magnetic field, which you can very well see here. ये करंट ऐसा आ रहा है एंड आपने देखा सारा dB x किस डायरेक्शन में, ये dBy तो कट हो रहा है। तो अगर मैं रिंग को ऐसा पकड़ू राइट हैंड में और करंट यो आ रहा है अपनी तरफ,
कैन यू सी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है। अगर करंट यहां जा रहा होता, इस तरह होता, आई वुड हैव, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में मुड़नी चाहिए। अगर करंट इस तरह यहां है, अगर करंट यहां है, अगर करंट यहां है, लाइक यहां से शुरू होता है, आपकी तरफ आता है, मेरी तरफ आता है, लाइक दिस, एंड अगर करंट यहां है, सो राइट फिंगर, राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर्स करंट दिखाएंगी और आउटस्ट्रेच्ड थंब मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। Utilizing this idea, I think I'll do one more illustration. That illustration is number, I would have loved to tell you number, और मैं अक्सर भूल जाता हूं नंबर कौन सा था। Number 7, illustration number 7, page 147. Last item, kindly look at it. Don't forget the right hand rule. Illustration 7, page 147. So what does it say? That's primary. Baki everything is secondary. Illustration 4.7 says, consider a tightly wound 100 turn coil. So N is 100. Radius 10 centi. So R is 0.1 meter. Carrying a current of 1 amp. What is the magnitude of magnetic field at the center? Bhai, easy peasy Japanesey. So, at the center of the ring, भाई कौन बताएगा? एट द सेंटर, मोनी बाय, तू आ, बोलने का ध्यान से, जोर से, एट द सेंटर, मोनी बाय, तू आ। म्यू नॉट की वैल्यू 4.10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 100, करंट 1 over 2, रेडियस कितना 0.1 मतलब 10⁻⁻1, 4 पाई बाय 2, 2 पाई, -7 + 2 -5, -5 + 1 -4, तो B at the center is 6.28 × 10⁻⁻4 टेस्ला है, बराबर है बाबा। अच्छा, मैं चाहता हूं न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगा कौन से न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं होमवर्क जब मैं ग्रुप में भेजूंगा, तो आई बी एबल टू टेल यू कि कौन से न्यूमेरिकल्स आपको करने चाहिए, कौन से हो पाएंगे यूटिलाइजिंग ऑन द सेम आइडिया। बट यू हैव टू रियली वर्क दिस आउट, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन। एंड फिर से एक बार फॉर्मूला को गाना गा लेते हैं। बी इज μ0 r² / 2 x² + r²⁵ and at the center मोनी बाय 2r। ऑलराइट, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब इससे भी अच्छे अच्छे गाने मैं आपके लिए लाऊंगा और वो गाएंगे साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली इवनिंग, बाय बाय।